हेलो, माय सेल्फ पंकज बामिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी आज हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखने हैं तो मैं सबसे पहले दो तीन जो मेन टॉपिक्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है हमारा कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। अगर हमें गॉसियन सरफेस पता है तो हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन यानी गॉस लॉ के जो अप्लाई करने का तरीका है वो हम समझ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? मैंने गॉसियन सरफेस के बारे में कुछ हिंट दिया था आपको कि हमारे पास अगर जो क्लोज सरफेस है यानी जो जिस क्लोज सरफेस के ऊपर गॉस लॉ एप्लीकेट या अप्लाई होता है उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। बट वहाँ पे दो तीन कंडीशन भी अप्लाई होती है कि जिस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं या हम समझ रहे हैं तो वो एक बेसिकली इमेजिनरी सरफेस है। क्लियर? दूसरी बात ये है कि वो जो इमेजिनरी सरफेस जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो उस सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज होना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी अगर हमारे पास जैसे ये सरफेस है, अब इस सरफेस पर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस की डायरेक्शन हो सकती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस की जो एरिया वेक्टर है वो देखा जाए तो इस डायरेक्शन में। क्लियर? अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सरफेस कुछ इस तरीके से है, यानी इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड में और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल देखा जाए तो 0 डिग्री, दैट्स मीन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सरफेस जो है उसकी डायरेक्शन है इस साइड में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड में। तो ये तीनों केस हमें पता होनी चाहिए कि ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, ठीक, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये हमारे फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर? तो जब थीटा अप्लाई करें तो पहले मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड एंड बिटवीन cos थीटा। तो हम एक एक करके सारे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अगर थीटा 90 हो और यहाँ पुट करें तो पाई इक्वल्स टू होगा E ds और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इक्वल्स टू E ds मल्टीप्लाई विद 0, यानी cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा 0। क्लियर? तो अगर थीटा 90 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल 90 है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 डिग्री। अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री है दैट्स मीन फाई, जो हमारा फॉर्मूला है E ds cos थीटा, अगर इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं यानी E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, पुट करते हैं E ds एंड 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में ऐसा होता है। क्लियर? अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, ये वाली। यहाँ पर हमारा जो थीटा है उस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो यहाँ अगर फाइन में अगर वैल्यू पुट करें थीटा की तो E ds cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -E ds। क्लियर? तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए और हमें गॉसियन सरफेस की कंडीशन पता होनी चाहिए, तब हम गॉस लॉ है उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू अलग अलग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम एक करके अलग अलग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, किसके थ्रू? गॉस लॉ के थ्रू। लीनियर वायर। क्लियर? तो
हम किसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं एक यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर वायर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लीनियर यानी वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। सपोज एक रियल केस में मान लेते हैं कि इसकी लेंथ l है। सपोज मान लेते हैं इस वायर की लेंथ है l, लेंथ इज l, क्लियर। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है मान लेते हैं लैम्डा, और लैम्डा होगा q अपॉन l, ये इसकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस वायर की। तो मान लेते हैं वायर जो है ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ के थ्रू, क्लियर। तो पहली बात हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस पता होनी चाहिए। अब गॉसियन सरफेस की कंडीशन हम एक बार बता देता हूँ मैं आपको। गॉसियन सरफेस की कंडीशन मैंने पहले ही बताया था कि वो एक इमेजिनरी सरफेस होती है, और दूसरी बात वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह, जिस गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर कोई भी चार्ज होना नहीं चाहिए, यानी सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो अब इस सरफेस की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसके चारों। अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पर कहूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम सरफेस कैसे लें? तो जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक जो चार्ज है वहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्लियर। अगर हम इसी लेंथ का कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, मतलब इसी लेंथ का कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं P डैश, और एक और लेते हैं, मान लेते हैं P डबल डैश। इन तीनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर वो सेम है, इसलिए तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। तो हम एक काम करते हैं कि इन तीनों पॉइंट से होके जो सरफेस जाती है उसी सरफेस के बारे में बात करते हैं। सपोज अब इसकी बात करें तो हमारे पास ये एक सर्कल है, क्लियर। अब सर्कल से रिलेटेड जो हमारे पास सरफेस होती है वो होती है सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना देते हैं। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इस सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के ऊपर और नीचे इनको हम नहीं लेंगे, अगर लेते भी हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस को हमने कहा DS1 सरफेस, छोटी सी सरफेस है DS1 सरफेस। अब इस DS1 सरफेस चूंकि चार्ज यहाँ पर है तो इससे आउटवर्ड की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस सरफेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस इससे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, क्लियर। इन दोनों के बीच में एंगल है θ90, और θ90 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो। अगर हम नीचे वाली सरफेस की बात करें यहाँ की, तो यहाँ का जो सरफेस है वो मान लेते हैं छोटी सी सरफेस DS2 है। सरफेस का जो वेक्टर है वो नीचे की ओर यानी इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे आउटवर्ड यानी इस डायरेक्शन में होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में θ90 डिग्री। अब हम P पॉइंट पर एक सरफेस की बात करते हैं। तो जैसे मान लो इस सरफेस, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने कह दिया ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में हमने एक पॉइंट मान लिया है DS3। तो सरफेस की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों ली, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस की हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसका
इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी गाउस लॉ के थ्रू। तो पहले मैं गाउस लॉ लिख देता हूँ, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा गाउस लॉ होता है फाई ई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो भी हमारे सरफेस के हैं अंदर, यानी इंटरनल टोटल चार्ज यानी एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। क्लियर? तो अब हम पहले ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface। तो ये हमारा हो जाएगा फाई ऑफ ई। अब यहाँ पर हम तीन अलग अलग सरफेस की बात करते हैं। पहले हम यहाँ की बात करें तो ये ऊपर वाली सरफेस है, नीचे वाली और ये कर्व सरफेस है। तो टोटल सरफेस हो जाएगी हमारे पास इस सिलेंड्रिकल सरफेस की। तो हमारे पास फर्स्ट है फाई ऑफ ई डॉट ds1 प्लस सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds2 क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds3। क्लियर? अब हम एंगल की बात करते हैं। S1 की यहाँ पे एंगल 90 है, तो हम इसको पुट कर देते हैं फाई ऑफ ई ds1 cos 90 डिग्री। क्लियर? सेकेंड सरफेस है ds2 जहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, ई ds2 cos 90 डिग्री। थर्ड सरफेस की बात करते हैं ई ds3 यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री। क्लियर? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो इन दोनों की वैल्यू होगी 0। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये इसके कारण होगा। तो हमारा E फाई ऑफ E यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E, कांस्टेंट हम इसको ले लेते हैं बाहर, और ये रहेगा ds3 cos 0 की वैल्यू 1। तो अब हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू की और दूसरा इसकी वैल्यू। जैसे हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो हमारे पास रहेगा फाई ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो E ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर हम बात करें ds3, तो हमारे पास ये जो क्लोज सरफेस है, कर्व क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल के केस में क्लोज सरफेस कर्व सरफेस होता है, उसका एरिया होता है 2 पाई RH। क्लियर? तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो गाउसियन सरफेस है इसकी रेडियस है r, और h मतलब इसकी हाइट जो कि हमारे पास है n। ठीक? तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका एरिया। तो ये हमारे पास इसकी जगह हम बता सकते हैं 2 पाई r l। क्लियर? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया कहाँ से? बाय द सरफेस। क्लियर? अब हम बात करते हैं गाउस लॉ की। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो यहाँ हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ये है। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले तो हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ q इप्सिलॉन नॉट, ये तो इस तरफ का है फाई ऑफ ई। दूसरा हमारे पास क्या आया E इंटू 2 पाई r l। यहाँ पर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं। तो अब टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हमारा जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमारे पास चार्ज डेंसिटी ये है, तो हमारे पास चार्ज आ सकता है लैम्बडा इंटू l। क्लियर? तो इसका मतलब समेशन, इसको मैं थोड़ा आगे यहाँ कर देता हूँ, ये हमारे पास E इंटू 2 पाई r l, और ये हो जाएगा इसकी जगह हमारा हो जाएगा लैम्बडा l अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बाकी हम यहाँ लिख देते हैं E इंटू 2 पाई r l लैम्बडा l अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो l से l कैंसिल, तो हमारा E रहेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई r इप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम इसको वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई r इप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इन सब सरफेस की
डायरेक्शन को एन कैप लेना चाहे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस, यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस। क्लियर? तो ये हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नियर बाय, तो ये इसका फॉर्मूला। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि है हमारा किसी यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट में। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज प्लेट है जिसके लेंथ जो कि इनफाइनाइट है, मान लीजिए ये चारों तरफ से फैला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये चार्ज है, मतलब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम गॉसियन सरफेस लेना चाहें, क्लियर, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर इस तरफ, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर इस तरफ, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी एक जैसी रहेगी। यानी हमें उस सरफेस को लेना है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम। तो हमारे पास डिस्टेंस सेम चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर एक सिलेंड्रिकल सरफेस अगर लें तो भी वैलिड है, और अगर हम एक क्यूब शेप लेना चाहे गॉसियन सरफेस की तो वो भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस लेते हैं, मान लेते वो यहाँ से जा रही है। क्लियर? इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L है, तो ये वाला पार्ट L/2 और ये वाला पार्ट भी L/2, ये हमारी गॉसियन। तो अब हम देखिए यहाँ पर ये हमारे पास चार्ज प्लेट है, हम इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो चार्ज प्लेट है इसका एरिया, यानी एरिया ऑफ चार्ज प्लेट वो है हमारा A। क्लियर? और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मान लेते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A। क्लियर? अब हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर, जो कि हमारी गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग सरफेस है। जैसे मान लेते हैं इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में है। क्लियर? एरिया वेक्टर इसका इस साइड में, जिसे हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर मान लेते हैं ये ds में। क्लियर? यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, उसका हम एरिया वेक्टर देखें तो इस साइड में जो मान लेते हैं ds2। क्लियर? और तीसरा हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस मान लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास ds2। क्लियर? अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस प्लेट से इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आउटवर्ड, और इस प्लेट से इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे इस पार्ट में तो ये वाली, और इससे इस वाले पार्ट में ये वाली। लेकिन ऊपर की बात करें, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एंगल बनाएगा थीटा 0 डिग्री, यहाँ एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ही नहीं, यहाँ पर थीटा 90। क्लियर? तो जैसा कि हमने पहले किया था, पहले हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। क्लियर? तो हम यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास तीन सरफेस है, 1 2 और 1 2 एंड 3। तो हमारे पास 3 डिफरेंट सरफेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम टोटल सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ϕ पहले इस वाले पॉइंट की बात, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा क्लोज E ds
डॉट। क्लियर। सेकेंड अगर बात करें तो E डॉट ds। थर्ड वाली सरफेस की बात करें तो E डॉट ds। क्लियर। अब इनको हम डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा E ds1 cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा 2 प्लस E ds3 cos थीटा। क्लियर। तो S1 का थीटा 1 हमारे पास है 0 डिग्री, तो cos वैल्यू पुट कर देते हैं y ऑफ E ds1 और cos 0 डिग्री। क्लियर। दूसरा हो जाएगा cos थीटा 2, तो S2 के केस में थीटा 2 हमारा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। और थर्ड वाले केस में देखा जाए तो E ds3 cos थीटा 3 होता है S3 में थीटा 3 ये हमारा 90 डिग्री, तो हमारा cos 90। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो इन दोनों की तो वैल्यू रहेगी, लेकिन ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास ds1 है ds2, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा E कॉमन, ये E बाहर कांस्टेंट है क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा ds1, तो ये cos थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा E ds। क्लियर। अब हम बाकी की वैल्यू, बाकी का कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला टोटल सरफेस और ये वाला टोटल सरफेस दोनों सेम है, तो हम इस ds1 और ds2 की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं, हमारे पास ds है। क्लियर। ds, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ E क्लोज सरफेस ds प्लस E क्लोज सरफेस ऑफ ds। ds1 की वैल्यू, ds2 की वैल्यू, ds, तो हमारे पास फाई ऑफ E हो जाएगा 2E डॉट ds। क्लियर। अब हम बात करते हैं गाउस लॉ की। गाउस लॉ, तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो हमारे पास एक तो है समेशन ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट और दूसरा है हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2E ds। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे पास है Q अपॉन, सॉरी यहाँ से हम Q कैलकुलेट करें तो सिग्मा अपॉन इनटू A, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इनटू A। क्लियर। और अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2E ds क्लोज सरफेस। तो अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग आएगी, यानी हमारे पास यहाँ पर आएगा एरिया ए से ये कैंसिल, बचा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2E। क्लियर। हमारे पास E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास एक चार्ज प्लेट की। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, यानी अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस है, थीन स्फेरिकल सरफेस, उस सरफेस की बात करते हैं कि उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट। क्लियर। तो यहाँ पर हम स्फेरिकल स्फीयर की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्फेरिकल स्फीयर है। क्लियर। जिसकी हमारे पास रेडियस जो है वो है कैपिटल, बराबर। तो अगर हम बात करें तो इसका जो चार्ज है वो केवल सरफेस पर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इसकी सरफेस पर। तो इसका मतलब अब हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे आउटवर्ड होगी, लेकिन थ्रू द सेंटर से आउटवर्ड की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हम बात करेंगे
कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक बार तो बाहर कैलकुलेट करेंगे और एक बार अंदर कैलकुलेट करेंगे। पहले हम मान लेते हैं अंदर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारे पास सरफेस है उस सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है, क्लियर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास सिग्मा है Q अपॉन ए, और एरिया हमारे पास है ये स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी, अगर हम यहाँ से चार्ज निकालना चाहते हैं Q इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। तो पहले हम बात करते हैं इसकी, यानी अगर हमारे पास जिस पॉइंट की बात करें जहां पे हम निकालना चाहते हैं वो उस स्फेरिकल शेल के अंदर, ठीक। तो अगर हमारी वैल्यू जो r की है वो कैपिटल R से छोटी हो, यानी इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्लियर। तो अब अंदर की ओर देखें तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा अगर चार्ज देखा जाए तो इसके अंदर की ओर चार्ज क्या है, 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 है दैट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारा 0 है तो E ds भी क्या होगा, 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। यानी अगर हमारे पास अंदर की बात करें तो चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास आउटसाइड द सरफेस, यानी इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, अगर हम आउटसाइड की बात करें, जैसे हमने मान लिया कि हमारे गॉसियन सरफेस बाहर है, ठीक। ये वाली आर थोड़ी डिफरेंट है, मान लेते हैं इसको r डैश मान लेते हैं, r डैश। फिर तो ये हमारे पास इसकी आर है, क्लियर। तो यहाँ पर ये थोड़ा दिक्कत रहेगा कि हम जिस स्फीयर की बात करते उसका एरिया यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 4 पाई, लिख देता हूँ 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे r स्क्वायर है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आउटसाइड द सरफेस स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारे पास एक ही सरफेस है, जैसे मान लेते इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर सरफेस एरिया, जैसे मान लेते हैं ds सरफेस की बात करते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रहेगी ये, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस सरफेस के थ्रू है, तो हम कह सकते हैं दूसरी और कोई सरफेस है नहीं यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा क्लोज सरफेस ऑफ E ds। एंगल की बात करें दोनों के बीच में तो एंगल है हमारा 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो हम कह सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds। E को हम ले लेते हैं बार, तो हमारे पास हो जाएगा ds, क्लियर। और ds का हमारा जो एरिया है वो एरिया हम कह सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर। सॉरी, हम जिस गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं उसकी रेडियस है r डैश, तो ये हो जाएगा r डैश स्क्वायर, क्लियर। तो अब हम आते हैं गाउस लॉ पे, तो ये हो जाएगा गाउस लॉ बाय गाउस लॉ। तो गाउस लॉ यही कहता है हमारा समेशन ऑफ टोटल चार्ज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है E इंटू 4 पाई r डैश स्क्वायर, सॉरी E इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी सिग्मा
यहाँ पर बचा कैपिटल आर स्क्वायर और ये साइलेंट रूट हो गया हमारे पास बचा ई इंटू आर डैश स्क्वायर। तो हमारे पास जो ई रहेगा वो रहेगा, हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर और आर डैश स्क्वायर नीचे। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ई इज इक्वल टू रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। क्लियर? अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर और एन तक इसकी डायरेक्शन। ठीक, तो इस केस में हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द गाउस लॉ। क्लियर? अब एक हम और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, इसको हम टफ कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पुराना जो मॉडल है वैसा एक मॉडल है। जो मॉडल ये कहता था हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में वो चारों तरफ स्कैटर्ड है यानी बिखरे हुए हैं और उसका जो पॉजिटिव चार्ज यानी उसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में सेंट्राइज है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास अगर ऐसा कुछ है, अगर टोटली देखा जाए तो एक एटम पूरे तरीके से न्यूट्रल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम दो अलग अलग पॉइंट्स की बात करेंगे। एक हम उसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक उसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्लियर? तो हम बात करते हैं पहले कि अगर हमारा जो ये सेंटर है उसके बाहर एक पॉइंट है आर डैश लाइन पर, एक हम अंदर की बात करेंगे कि अंदर किसी सरफेस पर जहाँ की रेडियस है आर वहां पर, और इसकी जो एटम की जो रेडियस है वो मान लेते हैं हम कैपिटल। क्लियर? अब यहां पर बात करते हैं चार्ज की। जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, जो हमारा न्यूक्लियस पे चार्ज है वो है हमारा प्लस क्यू चार्ज और अराउंड में जो टोटल नेगेटिव चार्ज है उसको हम मान लेते हैं माइनस क्यू। अब हम अगर किसी बाहर के पॉइंट की बात करें, अगर हम बाहर किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अंदर चार्ज जो स्कैटर्ड है इलेक्ट्रॉन का उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है। तो पहले हम चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली हमारे पास टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का केवल कह रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियस बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज और इसकी जो टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ पर सरफेस की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम है। तो एक स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो हमारे पास हो गया माइनस नेगेटिव क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले हम बात करते हैं इस पी पॉइंट की, फिर हम बात करेंगे इस पी डैश पॉइंट की। तो पहले हम पी पॉइंट की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आउट ऑफ दिस एटम। क्लियर? तो हम बात करें यहाँ पर टोटल चार्ज, यानी इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इस एटम को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, तो इसके थ्रू यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। यानी आउटवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास होगा जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जीरो। अब हम बात करते हैं आउटवर्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ कि टोटल नेट चार्ज इज इक्वल टू, जैसे जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अराउंड में होगा, हम कह सकते हैं अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी एटम के अंदर जो चार्ज होता है वो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इसका मतलब उतना ही उसके में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी क्यू हम कह सकते हैं इज इक्वल टू जेडी फॉर प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, और Q इज इक्वल टू माइनस जेडी फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम Q की जगह लिख सकते हैं जेडी माइनस जेडी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम जेडी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? यहाँ पे भी जेडी आएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हम कह सकते हैं जेड ई और यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस जेडी। क्लियर? तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द एटम। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एटम, ठीक है, इन द एटम, तो यहाँ बात करें तो हमारे पास जो पॉइंट है P, पहले हम इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं टोटल यहाँ पर चार्ज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज की बात करें, जैसे हमने गॉस लॉ लगा के हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर गॉस लॉ इस तरीके से लगेगा E डॉट ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन रो। तो पहले हम टोटल चार्ज की बात करते हैं कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो टोटल चार्ज एट पॉइंट P डैश, तो P डैश की बात करें तो टोटल चार्ज Q हमारा होगा एक तो हमारे पास जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज तो बराबर उतना ही रहेगा जितना एटम के लिए है, यानी प्लस जेडी। अब इसमें से जो माइनस हो गया नेगेटिव चार्ज जो है वो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है, और इस डेंसिटी का जो अब जिस पार्ट की बात करें, होल पार्ट की वॉल्यूम तो इतनी है, और जिस पार्ट की बात करें उसकी वॉल्यूम होगी हमारे पास जो रेडियस है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास टोटल चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू जेडी माइनस जेडी आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। क्लियर? तो ये हमारे पास टोटल चार्ज है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन गाउसियन सरफेस के लिए जो हमारे पास सरफेस है वो है 4, ये जो हमारे पास रेडियस है आर, ये हमारी गाउसियन सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर, हमारे पास रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज हमारे पास जेडी माइनस जेडी और आर क्यूब अपॉन आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जेडी कॉमन, ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक, इससे आगे हम यहाँ करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा जेडी एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक, आगे आगे देखा जाए तो हमारे पास अगर हम इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें इधर अंदर तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल, तो आर अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा इनसाइड द एटम। फिर तो इस तरीके से हम किसी भी गाउसियन सरफेस को निकाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की
इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गाउस लॉ निकाल सकते हैं। अब गाउस सरफेस कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी ऐसी सरफेस गाउसियन सरफेस के थ्रू हम किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके अगर कुछ एग्जाम्पल अगर होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।